बेटा ये हमारे पास 8वीं कक्षा की ही दूसरी बुक है अभ्यास सागर। हमारे पास दो बुक हैं, एक है ज्ञान सागर, दूसरी किताब है अभ्यास सागर। हमने ज्ञान सागर का पहला पाठ कर लिया है। आज हम अभ्यास सागर का सबसे पहला पाठ करेंगे जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ज्ञान सागर में हम चैप्टर को रीड करते हैं, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं, और अभ्यास सागर में हम उससे रिलेटेड जो भी हमारी व्याकरण कार्य होता है उसको हम करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, ये आपके पास कविता की कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब इन पंक्तियों में से आपने अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटने हैं। अनुस्वार मतलब जिन शब्दों पे बिंदु लगा होता है, और अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हमारे पास पहली पंक्ति में आया था पंछी, ये अनुस्वार है। उसके बाद पिंजरबद्ध, पाएंगे, ये अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा है। तो इन सब शब्दों को छांटकर आपने यहाँ पर भरना है। इसके बाद है हमारे पास उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। अब आपके पास कुछ शब्द दे रखे थे, तो इस पर आपने खुद देखना था कि अनुस्वार लगेगा, अंक की बिंदी लगेगी, या अनुनासिक लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगी, या आपने खुद देखना है। सबसे पहले हमारे पास शब्द है अंगूर। अब आपको पता है अंगूर, अंग न की आवाज आ रही है, तो इस पे अंक की बिंदी हमने लगा दी। चांद, अब ये चांद जब हम बोलते हैं तो हवा जो है मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है, इसलिए ये अनुनासिक शब्द है, और यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है वो अनुस्वार होते हैं, जो अंक की बिंदी जहाँ पर लगती है, और जब हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे हमारे पास है आंगन, चंद्र बिंदु, संवाद, जाऊंगा, भावनाएं, सांप, मंजिल, पसंद। इसके बाद है हमारे पास तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमने र के रूप देखे हैं। आपको पता है र के जो 4 रूप होते हैं, एक तो र होता है जो पूरा र होता है जिसमें स्वर भी लगा हुआ होता है। एक र होता है रेफ जो ऊपर लगा हुआ होता है, ये आधा र होता है क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता। एक र होता है जो पैरों में होता है, और ये र हमेशा पूरा होता है क्योंकि इसके साथ स्वर लगा हुआ होता है। जिस व्यंजन में ये र लगा हुआ होता है वो आधा व्यंजन होता है, और र ये है पूरा होता है। ऊपर वाला र आधा होता है, और जो र पैरों में लगता है, पदेन जिसको बोलते हैं, वो र जो है वो पूरा र होता है। इसके बाद र का एक रूप और है, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती वे स्वर रहित हो जाते हैं, उनके साथ पदेन का प्रयोग करना होता है। अब कुछ व्यंजन है जैसे ट, ड, ये इनके साथ पाई नहीं होती, तो ये इन शब्दों पर र लगाने के लिए हमें इस प्रकार का र लगाना पड़ता है। ड्रामा, राष्ट्र, ट्रक। तो ये हमने र के 4 रूप पढ़े। अब इन्हीं रूपों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कुछ शब्द हमारे पास दे रखे हैं, अब आपको देखना है इनमें कौन सा र का रूप लगेगा, जैसे धर्म, विद्यार्थी, राष्ट्र, शर्म। तो ये सभी आपने र का प्रयोग यहाँ पर करना है। इसके बाद है हमारा 5वां प्रश्न। ये है कुछ ध्वनियाँ उर्दू की होती है जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। नुक्ता मतलब छोटी सी बिंदी होती है, और ये नुक्ता हमेशा ज और फ व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है। ये लगाने से इन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एक होता है शब्द जरा, जरा होता है बुढ़ापा, और जब हम नुक्ता लगा देते हैं बन जाता है जरा। तो इस जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, ये जरा होता है बुढ़ापा। तो ये बिंदी लगने से इसका उच्चारण भी बदल जाता है और इसका अर्थ भी बदल जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिसके नीचे हमने नुक्ता लगाना है,
और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नुक्ता हम ज और फ के नीचे ही लगाते हैं, क्योंकि ये उर्दू की ध्वनियां होती हैं। ज़रा, गज, फिल्म, अंग्रेज, जुल्म, दर्जी, बर्फ, रोज़ा, शराफत, फर्क, कर्ज, इज्जत। इसके बाद है हमारा निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके सामने एक काव्यांश दे रखा है जो आपके लिए अनसीन है, आपने पहले नहीं देखा। अब आपने इस काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इसका उत्तर आपने इसी में से ही छांटना है। और आपको याद रखो बच्चों कि ऐसा ही एक काव्यांश आपके पेपर में भी आता है जो आपको पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब आप इसको खुद पढ़ेंगे और उसके उत्तर अपने आप देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये पिक भेजूंगी, फिर आप अपने आंसर मैच कर लेना। इसके बाद है आपका 8वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। अब ये पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे गगन, नभ, ये गगन ही मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप आसमान कर लेना या आकाश भी हो सकता है। जल, पानी, नीर, तरु, वृक्ष, पेड़, अरमान, इच्छा, अभिलाषा या चाह भी लिख सकते हो। किरण, अंशु, रश्मि, विघन, बाधा और कठिनाई, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आप इनसे अलग भी पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। अब आपके पास कुछ वाक्य दे रखे हैं और यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द भी दे रखे हैं। ये है आपके विलोम शब्द। जो कोष्टक में शब्द दिए हैं उसका विलोम आपने वाक्य में भरना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला, यहाँ पर दंड है। अब आपने दंड का विलोम शब्द देखना है, पुरस्कार। हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर स्तुति थी। स्तुति का विपरीत होता है विलोम शब्द निंदा। ऐसे दुरुपयोग, सदुपयोग, विषाद होता है दुख, हर्ष होता है खुशी। अब आपके पास कुछ संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों में शब्द दे रखे हैं। ये दोनों तरीकों से आपने लिखना है। जैसे यह चिन्ह, यहाँ पर ह के बीच में ही न है, यहाँ पर ह और न को अलग करके दिखाया गया है। ऐसे शब्द है ब्रह्मा, गड्ढा, मिट्टी, विद्यालय, विद्वान। अब है आपके पास कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं और उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे हमारे पास पहला शब्द है हार। अब हार के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक हार होता है गले में पहनने वाली माला और एक हार होता है किसी भी खेल में हार जाना या पराजित हो जाना। तो आपने दोनों को अर्थ देखकर इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ऐसे कुछ शब्द है जैसे उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है और उत्तर जवाब भी होता है, आंसर को बोलते हैं। अंक, अंक को गोद भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। अब हमारे पास है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांटकर उसके भेद भी लिखिए। अब आपको पता है क्रिया क्या होती है, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। धोबी ने कपड़े धोए, अब धोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। लेकिन अब हमने ये देखना है ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो बच्चों मैंने आपको 7वीं कक्षा में ये दोनों चीजें करवाई थी, क्रिया के दोनों भेद अकर्मक और सकर्मक। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। धोबी ने कपड़े धोए, अगर वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया दे रखी है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अगर साथ में कर्म भी दे रखा है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पर धोबी कौन था, कर्ता, काम करने वाला। अब धोना क्या था, क्रिया। अब इसमें दोनों चीज थी लेकिन इसके साथ इसमें उसका कर्म भी दे रखा है कि उसने क्या धोए, कपड़े धोए, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। घोड़े दौड़ रहे हैं, अब घोड़े करता है, दौड़ना क्रिया है, इसके साथ यहाँ पर कोई कर्म नहीं दे रखा, इसलिए ये अकर्मक है। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, तो क्या पढ़ी उसने, कहानी पढ़ी, क्योंकि पढ़ना क्रिया है, मैं करता हूँ तो कर्म यहाँ पर दे रखा है सकर्मक। ऐसे ही यहाँ पर फूल प्रसाद दे रखा है तो सकर्मक, ये भी सकर्मक। बेटा आपका लास्ट प्रश्न है कि आपने किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, जिससे आप बहुत प्रभावित हो, आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बारे में आपने 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद बनाकर लिखना है।
तो मैंने यहाँ पर अनुच्छेद प्रधानाचार्य जी के बारे में लिखा है, और आप अपनी मर्जी से किसी के बारे में भी, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, किसी महापुरुष के बारे में, किसी नेता के बारे में भी लिख सकते हो। धन्यवाद।